हम सब जानते हैं कि आजकल प्रोसिक्यूशन अदालत में कुछ गंदे कानूनी खेल खेलने लगा है। जो डब्बू जी जज साहब होते हैं उनकी कोर्ट में तो यह कुछ ज्यादा ही चलते हैं। दिल्ली एनसीआर की एक कोर्ट में सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट का केस चल रहा था। एविडेंस खत्म हुआ, सेक्शन 313 की स्टेटमेंट हो गई, डिफेंस एविडेंस भी हो गया और फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए केस लिस्ट हो गया। दोनों पार्टीज ने अपने अपने फाइनल आर्गुमेंट्स लिखकर सबमिट करवा दिए। डिफेंस काउंसिल ने लाइब्रेरी, किताबें, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सबको खंगालना शुरू कर दिया कि देखो ओरल आर्गुमेंट्स के दिन क्या कहा जाता है। ये डिफेंस काउंसिल साहब हमारे मेंबर भी हैं, तो हमसे भी इनकी बातचीत हुई और तभी प्रोसिक्यूशन ने एक अप्रत्याशित चाल चली। पीपी साहब ने सेक्शन 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा दी कि मौजूदा सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट के चार्ज को बदलकर सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट में फ्रेम कर दिया जाए। और हम सभी जानते हैं कि ट्रायल जज के पास जजमेंट पास करने तक चार्ज को बदलने की कानूनी शक्ति होती है। अब इसमें क्योंकि हमारे मेंबर हैं तो हमारी इंटरवेंशन जरूरी थी। आमतौर से हमारे यंग एडवोकेट्स में दो तरह के मित्र हमें मिलते हैं, एक वे जो बहुत बातें करते हैं और दूसरे वे जो बहुत काम करते हैं। तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए हम खुद आगे बढ़कर सहायता करते हैं। ये वाले डिफेंस काउंसिल भी बिल्कुल यंग एडवोकेट थे और उन्होंने अपना रिप्लाई हमें दिखाया। थोड़ा अनुभव अधिक होने के कारण हमने बताया कि रिप्लाई में कुछ और जोड़ा जाना चाहिए और वो उनको बता दिया। समय कम था और हमें महसूस हुआ कि वकील साहब सारा कंसल्टेशन लेने के बावजूद शायद प्रोसिक्यूशन की चाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हमने बिना फीस लिए ही उनकी पूरी रिप्लाई भी तैयार करवा दी। और जो रिप्लाई हमने वहां बनवाई उसमें कानून को जिस तरह से खोजा गया, जिस तरह से लिखा गया, तो हमें लगा कि वह कानून आपके साथ भी डिस्कस कर लिया जाना चाहिए। तो वही सब कुछ डिस्कशन और परामर्श आज की वीडियो का सार है। इस केस में कोर्ट के द्वारा 25/11/2023 को सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट में चार्ज फ्रेम कर दिया गया था। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ और प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट कर दिया गया। आरोपी की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी भी रिकॉर्ड कर दी गई। आरोपी ने सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना डिफेंस एविडेंस भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने अपने अपने फाइनल आर्गुमेंट्स को लिखा और कोर्ट में दाखिल कर दिया। यानी कि आरोपी ने अपनी पूरी डिफेंस कोर्ट में खोलकर रख दी। कोर्ट व प्रोसिक्यूशन दोनों को यह पता लग गया कि आरोपी अपना किस आधार पर बचाव कर रहा है। आरोपी के हर भेद को जानकर प्रोसिक्यूशन ने यह 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा दी कि चार्ज को सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट से बदलकर सेक्शन 6 में लगा दिया जाए। तो यहां पर हमारे लिए यह जरूरी रहेगा कि हम सेक्शन 216 सीआरपीसी के, जो आजकल बदलकर सेक्शन 239 बीएनएसएस हो गया है, इसके लीगल इंग्रेडिएंट्स को समझें कि इसमें क्या लिखा है। इस विषय में यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 216 सीआरपीसी क्या कहता है। सेक्शन 216 सीआरपीसी जो अब बदलकर सेक्शन 239 बीएनएसएस हो गया है, उसमें लिखा है कि कोर्ट जजमेंट की घोषणा से पहले कभी भी किसी भी चार्ज को बदल सकता है या उसमें कुछ नया चार्ज जोड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने के 3 आधार होने चाहिए। पहला, अल्टरेशन ऑफ चार्ज तभी हो सकता है जब एविडेंस में प्राइमा फेसाई उसका कोई आधार मौजूद हो। दूसरी बात है कि अक्यूज्ड को अपनी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड अवश्य दी जानी चाहिए। दोबारा से चार्ज लगाया जाएगा तो यह अपॉर्चुनिटी भी दोबारा से दी जानी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें इंग्रेडिएंट है कि ऐसे बदलाव से अक्यूज्ड की पूरी डिफेंस में कोई प्रेजुडिस ना होता हो। यह सेक्शन कोर्ट को शक्ति और जिम्मेदारी दोनों देता है। यदि कोर्ट जिम्मेदारी को भूलकर केवल शक्ति प्रदर्शन करता है तो यह एक गलत ऑर्डर हो जाता है। हम लोगों में से संभवतः कुछ ही लोगों को यह ज्ञात होगा कि सेक्शन 216 सीआरपीसी अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ सेक्शन 217 सीआरपीसी भी उसका जोड़ीदार बनकर
उसके साथ साथ चलता है। सेक्शन 217 सीआरपीसी में, जो अब बदलकर 240 बीएनएसएस हो गया है, उसमें चार्ज बदले जाने की अवस्था में कोर्ट की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। यदि कोर्ट ने किसी भी स्टेज पर चार्ज में परिवर्तन किया या नया चार्ज जोड़ा तो आरोपी को अपने बचाव के वास्तविक अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए सभी आवश्यक गवाहियां दोबारा करवाई जाएं और यदि कोर्ट की निगाह में कोई और गवाह भी जरूरी हो तो उसकी गवाही भी करवाई जाए। यदि चार्ज बदलता है तो ट्रायल का दायरा बदलता है, इसलिए उसी के साथ डिफेंस को भी समान अवसर मिलना अनिवार्य है। यह कानून की भावना है। आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि सेक्शन 216 सीआरपीसी कोर्ट को शक्तियां देता है और सेक्शन 217 सीआरपीसी कोर्ट की जिम्मेदारियां तय करता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में इनसेपरेबल हैं। इन्हें अलग ना किया जा सकता है और ना ही कभी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस सेक्शन 216 और सेक्शन 217 सीआरपीसी की जोड़ी पर क्या कहना है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो उन्होंने के रवि वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2024 के केस में कहा, कि जब भी चार्ज बदला जाए आरोपी को बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अपने गवाह रिकॉल करने या नए एविडेंस पेश करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। सेक्शन 217 सीआरपीसी का उद्देश्य केवल दिखावे का अवसर नहीं है, बल्कि उसे वास्तविक न्याय और सब्सटेंटिव जस्टिस प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्सेस राजकुमार अरोड़ा में, जो 2025 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए प्रोसीजर का दुरुपयोग करना उतना ही घातक है जितना घातक एविडेंस का दुरुपयोग होता है। यदि कोर्ट चार्ज में एक तरफा बदलाव कर देता है तो आरोपी के सुने जाने के अधिकार को, राइट टू बी हर्ड को निष्फल ना कर दिया जाए। कोर्ट को यह ध्यान रखना है कि आरोपी का यह अधिकार निष्फल ना हो जाए। कानूनी बैकग्राउंड जानने के बाद अब हम यह जानते हैं कि यह जो 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई गई थी, यह किस प्रकार से एक मीनिंगलेस एप्लीकेशन है। सेक्शन 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा स्वांग बनाकर प्रोसिक्यूशन ने पेश की थी और इसको मंजूर करना कोर्ट के संशोधनों का दुरुपयोग कैसे होगा, हम इस बात को देखना चाहते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए तथ्यों से निश्चित ही सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट का अपराध बनता होगा और सेक्शन 6 का उसमें अपराध नहीं बनता होगा। इसीलिए पुलिस ने चार्जशीट को सेक्शन 4 में फाइल किया। सेक्शन 6 में यह चार्जशीट फाइल नहीं की गई। फिर कोर्ट ने आरोपी के ऊपर स्वयं भी सेक्शन 4 का चार्ज फ्रेम किया। सेक्शन 6 का चार्ज कोर्ट के द्वारा फ्रेम नहीं किया गया। यह बात इसका पक्का सबूत है कि चार्जशीट में केवल सेक्शन 4 के आरोपों का आधार था, सेक्शन 6 के आरोपों का कोई आधार उसमें नहीं था। तो यदि आरोपों में सेक्शन 4 ही चार्जशीट के समय मौजूद था और अब बाद में यह सेक्शन 6 की एप्लीकेशन लगाई गई है कि नहीं सेक्शन 6 भी बनता है, तो सीधा सा अर्थ है कि सेक्शन 6 के अपराध की बात प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय कोर्ट के रिकॉर्ड पर आई होगी। तब गवाहों और विशेषकर पीड़िता ने ऐसी बातें कोर्ट के सामने कही होंगी जो उसने आईओ को दिए बयान में नहीं कही थी और जिनसे सेक्शन 6 का अपराध बनता था। उसने कोर्ट के सामने आकर पहली बार कुछ नई बातें अपने पुराने बयानों में जोड़ी होंगी और तब अपनी गवाही कोर्ट में दी होगी। इसके अलावा और कोई दूसरी संभावना हो नहीं सकती कि जो चार्जशीट पहले सेक्शन 4 का अपराध दिखा रही थी वह कोर्ट में एविडेंस होने के बाद अब सेक्शन 6 का अपराध दिखाने लगी है। जहां भी इस तरह का परिवर्तन बयानों के दौरान होता है, वहां नियम यह होता है कि यदि पीड़िता कोर्ट को कोई ऐसा बयान दे जो उसने इन्वेस्टिगेशन में आईओ को नहीं दिया था, जो बातें उसने आईओ को नहीं बताई थी, तो डिफेंस काउंसिल द्वारा ऐसे बयान को सेक्शन 162 सीआरपीसी के द्वारा हिट करवा देना चाहिए। वह बदली हुई बात शून्य हो जाती है।
यही बात सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताई थी। आप सामने स्क्रीन पर इस केस की जानकारी देख रहे होंगे। इस नाम की वीडियो चैनल पर ढूंढकर आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन लगता यह है कि इस केस में, जो आज का केस है जिसमें 216 की एप्लीकेशन लगाई गई थी, इसमें डिफेंस काउंसिल का क्रॉस पीड़िता के इंप्रूवमेंट को किसी कारण से कन्फ्रंट नहीं करवा सका और अब डिफेंस काउंसिल की गलती का फायदा प्रोसिक्यूशन उठा रहा है और जो बातें गलत रूप से रिकॉर्ड पर आ गई हैं उनके आधार पर वह अपनी चार्ज बदलने की एप्लीकेशन लेकर आ गया है कि नहीं साहब, इसको तो अब आप सेक्शन 6 में बदल दीजिए। तो अब हम यहां यह भी देखते हैं कि यदि इस एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा मंजूर कर दिया जाता है तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। इस एप्लीकेशन को सुनना कोर्ट के लिए बिल्कुल फिजूल है। यदि कोर्ट इस चार्ज बदलने की एप्लीकेशन को मंजूर कर दे तो सभी गवाहों को फिर दोबारा बुलाया जाएगा, गवाह दोबारा कोर्ट में आकर अपना बयान देंगे। यदि इस बार डिफेंस काउंसिल पीड़िता का बयान दिखाकर उसके इंप्रूवमेंट को सेक्शन 162 सीआरपीसी के द्वारा हिट कर देंगे तो प्रोसिक्यूट्रिक्स का पूरा बयान, वह उसमें किया गया इंप्रूवमेंट, सभी कुछ वहीं का वहीं शून्य हो जाएगा। कोर्ट भी उसको न पढ़ सकेगा न उस पर काम कर सकेगा, यानी सारी की सारी कसरत बेकार हो जाएगी। तो क्या सही क्रॉस के द्वारा पीड़िता के इंप्रूवमेंट को सेक्शन 162 सीआरपीसी के द्वारा हिट करवा देने भर के लिए आरोपी को अगले 10 साल तक बुक कर दिया जाना चाहिए? कोर्ट यदि एप्लीकेशन को मंजूर करता है तो आरोपी को अगले 10 साल तक बुक करने के अलावा और क्या किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है, क्योंकि यदि पीड़िता आकर कोर्ट में फिर वही इंप्रूवमेंट बोलती है जिससे सेक्शन 6 बनता है तो डिफेंस काउंसिल इस बार या कोई दूसरे डिफेंस काउंसिल कोर्ट में आकर उसको 162 से हिट कर देंगे और वह सारा का सारा इंप्रूवमेंट बेकार हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जो कन्फ्रंटेशन डिफेंस काउंसिल इस बार करवा नहीं पाए, उस कन्फ्रंटेशन को अगले 10 साल के बाद करवाने के लिए सारा आयोजन किया जा रहा है। कानून का इससे अधिक दुरुपयोग क्या हो सकता है? तो अब देखना यह है कि इस केस में कोर्ट क्या स्टेप लेता है, क्या फैसला करता है। बस इतना समझ लीजिए कि यदि झूठे गवाहों को सही ढंग से क्रॉस नहीं कर पाए तो वे आरोपी को बहुत सारे अनजाने दुखों से परेशान करते हैं, जैसे इस केस में यह फूहड़ सी सेक्शन 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा दी गई है। पूरे लीगल इतिहास में इंडियन लीगल सिस्टम ने पहली बार डिफेंस को एक वैज्ञानिक आधार दिया है, साइंस की सटीकता दी है। यदि आपने यह प्रश्न पूछा तो निश्चित ही वह उत्तर आएगा और इसके द्वारा अब झूठे गवाह असफल होने लगे हैं। दूसरी तरफ केसेस को हल करने की इंडियन लीगल सिस्टम की कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक हर लीगल प्रॉब्लम का ऐसा समाधान निकालती है कि पूरा प्रोसिक्यूशन केस ही तहस नहस हो जाता है। जैसे आज के केस में ही देखिए कि प्रोसिक्यूशन की गलत एप्लीकेशन को हमने अपने आरोपी के बचाव की कंप्लीट ढाल बना दिया है। आप हमारे साथ मिलकर केस को हल करने की इसी तरह की विधियां सीख सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं। संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें, वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।